Hello friends, in today's video we are going to discuss the Hardy-Weinberg law of equilibrium. It is very important. इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो न्यूमेरिकल कोई टफ चीज़ नहीं है, फिर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। तो हार्डी-वेनबर्ग लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहता है? ये एक नेगेटिव लॉ है। नेगेटिव लॉ का मतलब कि ये कहता है कि अगर एवोल्यूशन हुआ किसी भी फॉर्म में तो इस लॉ का वायलेशन हो जाएगा, लेकिन हमें पता है कि एक्चुअल में एवोल्यूशन होता ही है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, म्यूटेशन के कारण हो, माइग्रेशन के कारण हो, रिकॉम्बिनेशन के कारण हो, नेचुरल सिलेक्शन के कारण हो, एवोल्यूशन तो होगा ही। लेकिन ये एक नेगेटिव लॉ है। ये कहता है कि पहले तो इसका कंडीशंस है कि लार्ज पॉपुलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से एक लार्ज रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन में, पहले मैं लॉ बता देती हूँ फिर डेफिनेट टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। लार्ज रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन में अगर कोई भी फिनोमिनन जैसे कि जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एब्रेशन, माइग्रेशन, रिकॉम्बिनेशन एंड फोर्सेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन नहीं एक्ट कर रहे हैं, तब उसका जीन और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी उस पॉपुलेशन का कांस्टेंट रहेगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो इसके कंडीशंस क्या क्या है? पहले तो पॉपुलेशन बहुत लार्ज होना चाहिए। स्मॉल पॉपुलेशन में ये एक्ट नहीं करेगा। एक्सटर्नल फोर्सेस जितने भी है, ये सब जो लिखा हुआ है सब एब्सेंट होना चाहिए। रैंडम मीटिंग होना चाहिए, मतलब दो इंडिविजुअल है तो वो आपस में एक दूसरे का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देखें कि इसमें कौन सा जीन प्रेजेंट है और कौन सा एब्सेंट है। रैंडम, बिल्कुल रैंडम मीटिंग हो कि पता ना हो कौन सा कैरेक्टर्स है एंड मीटिंग हो। इसका हम डिटेल एग्जाम्पल देखेंगे ह्यूमन पॉपुलेशन के केस में, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और पेरेंट जो है वो इक्वल नंबर ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं एंड जिसका फ्रीक्वेंसी आइडेंटिकल होता है, वो कंबाइन करेंगे एंड फिर रैंडमली कंबाइन करेंगे। और बाई पेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म या फिर हम कह सकते हैं जो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है उनके केस में ये रूल नहीं लागू होता है। और एज स्ट्रक्चर होमोजीनस होना चाहिए और बाहर से कोई एवोल्यूशनरी फोर्सेस एक्ट नहीं करना चाहिए। ये मैंने आपको बताया कि रैंडम मेटिंग एंड नो एक्सटर्नल फोर्सेस, जिसमें ये सारे इंक्लूड होते हैं। तो इसमें अगर फोर्सेस ऑफ वेरिएशन होता है तब फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन एंड ये रूल फिर वैलिड नहीं रहेगा। अब ये जीन या एलील फ्रीक्वेंसी होता क्या है? तो कोई भी एलील, एक जीन पूल में कोई भी एलील जो है वो कितना, उसका नंबर क्या है उस पॉपुलेशन में, तो हम किसी भी चीज़ का फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं कि उस चीज़ जिसका फ्रीक्वेंसी निकालना है वो कितना है टोटल, और डिवाइडेड बाय टोटल सारे बाकी जीन्स मिलाकर कितने हैं टोटल। मान लीजिए हमें एक बास्केट में रेड और येलो बॉल्स है, रेड बॉल 2 है, येलो बॉल 4 है। तो अगर हमें रेड बॉल का फ्रीक्वेंसी निकालना है तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ रेड बॉल दैट इज़ 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स विच इज़ 4 + 2 = 6। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड बॉल क्या होगा? 2/6। तो इसी तरह हम जीन या एलील का फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। किसी भी एलील का हमें फ्रीक्वेंसी जानना है तो उस एलील का टोटल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन दैट पॉपुलेशन हमें जीन या एलील फ्रीक्वेंसी देगा। और हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे हम डोमिनेंट वाले एलील को P से डिनोट करते हैं, रिसेसिव वाले को Q से। तो P का जो फ्रीक्वेंसी है, या सॉरी डोमिनेंट जो एलील है वो कैपिटल A से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। स्मॉल एलील जो या फिर जो रिसेसिव एलील है वो स्मॉल a से रिप्रेजेंट होगा। तो डोमिनेंट वाले का फ्रीक्वेंसी को हम P से डिनोट करते हैं एंड रिसेसिव वाले के फ्रीक्वेंसी को हम Q से डिनोट करते हैं। तो होमोजाइगस वाली कंडीशन में होमोजाइगस डोमिनेंट का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा P², क्योंकि वो A होता है, जो उसका जीनोटाइप होता है वो कैपिटल A है, इसलिए उसका फ्रीक्वेंसी P² है। सिमिलरली रिसेसिव होमोजाइगस का फ्रीक्वेंसी Q² होगा एंड जो हेट्रोजाइगस है, या फिर हम कह सकते हैं, ये मुझे पता नहीं आपको समझ आ रहा है या नहीं,
देखिए हमारा कोई भी होता है तो डोमिनेंट हमारा ए से डिनोट होता है, रिसेसिव हमारा स्मॉल ए से डिनोट होता है। हम कहना चाह रहे हैं कि डोमिनेंट का फ्रीक्वेंसी पी है, रिसेसिव का फ्रीक्वेंसी क्यू है। तो कोई भी एस इस फॉर्म में होता है होमोजाइगस डोमिनेंट, तो इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा पी स्क्वायर, होमोजाइगस रिसेसिव का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और जो ए है यानी जो हेट्रोजाइगस है इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 2pq। ठीक है, 2pq इसका फ्रीक्वेंसी होगा, यानी 2 इंटू पी इंटू क्यू करना पड़ेगा, तब हेट्रोजाइगस वाले का फ्रीक्वेंसी हमें पता चलेगा। और हमेशा p प्लस क्यू इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। ये आप ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, p प्लस क्यू इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1 एंड p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, p स्क्वायर इज़ इसका फ्रीक्वेंसी, क्यू स्क्वायर इज़ रिसेसिव वाले का फ्रीक्वेंसी, 2pq इज़ हेट्रोजाइगस का फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। यही बस जो कॉन्सेप्ट है सारे न्यूमेरिकल्स में आपका अप्लाई होगा, इसी तरह से ये बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसमें देखते हैं, तो वही जो मैंने आपको अभी बताया कि जीन फ्रीक्वेंसी p प्लस क्यू विल ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर आपको इसका एक न्यूमेरिकल समझना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं न्यूमेरिकल के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आपको 3-4 न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे सॉल्व होता है। बेसिक यही है, हेट्रोजाइगस होमोजाइगस वाला कंडीशन जो है बेसिक इसका यही है। फिर आता है हमारा फीचर्स ऑफ हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, कि इस प्रिंसिपल का क्या क्या फीचर्स है। तो ये लार्ज पॉपुलेशन में अप्लाई होगा, रैंडम मेटिंग एसेंशियल है, तो इसका मतलब है सारे गैमीट को इक्वल अपॉर्चुनिटी है मेट करने का, ऐसा नहीं कि किसी को प्रेफरेंस मिल रहा है और कोई पीछे रह जा रहा है। बाई पेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, 2 पेरेंट्स यानी 2 इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होने चाहिए। होमोजाइगस एज स्ट्रक्चर होना चाहिए और बाहर से कोई एवोल्यूशनरी फोर्स नहीं एक्ट करना चाहिए। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन के केस में, जो हमने कहा कि रैंडम मेटिंग होना चाहिए, तो ये हम बार बार क्यों कह रहे हैं और इसका क्या मतलब है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन में एक फीचर है पीटीसी टेस्टिंग। पीटीसी एक केमिकल आप कह सकते हैं जिसका नाम है फिनाइल थायोकार्बामाइड। तो कुछ ह्यूमन पॉपुलेशंस में इसको टेस्ट करने वाला जीन जो कैपिटल T जीन है, अगर वो ह्यूमन में प्रेजेंट है तब वो उसे इस पीटीसी का टेस्ट कड़वा यानी बिटर लगेगा। एंड अगर ये जीन एब्सेंट है, या फिर मतलब एब्सेंट नहीं, अगर रिसेसिव कंडीशन में है, स्मॉल टी वाले कंडीशन में है, तब ये पीटीसी वो टेस्ट करने पे उनको टेस्टलेस लगेगा, उसका टेस्ट नहीं आएगा। तो इन दोनों के बीच में रैंडम मेटिंग होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पीटीसी वाले के बीच में मेटिंग हो या नॉन पीटीसी वाले के बीच में हो, कैसे भी मेटिंग हो सकता है। मतलब कि आप ऐसा देखिए कि जब मेटिंग का टाइम आता है तो ये तो हम नहीं पूछते सामने वाले से कि तुम पीटीसी टेस्ट कर सकते हो या नहीं, इट इज़ रैंडम मीटिंग हो रहा है। सिमिलरली टंग रोलिंग का केस में हम पार्टनर में ये नहीं देखते हैं कि वो टंग रोलिंग कर पा रहा है कि नहीं। तो ये सब हमारा एग्जाम्पल हो गया रैंडम मेटिंग का। ये हमारा देखिए पीटीसी का दिया हुआ है। टेस्टर्स जो हैं तो वो उनमें या तो कैपिटल टी होगा या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा, और जो नॉन टेस्टर्स है उनमें स्मॉल टी होगा। ये एक पॉपुलेशन में प्रेजेंट हो सकता है और इनके बीच में रैंडम मीटिंग होगा। अब हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल का सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन बताता है कि पॉपुलेशन इवॉल्व नहीं कर रहा है ये, लेकिन थ्योरेटिकल है क्योंकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। और ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस को प्रिवेंट करता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन को फेवर करता है और कंजर्व करने का कोशिश करता है। जो हमारे कैरेक्टर्स है रैपिड चेंजेस को अवॉइड करता है। ये था हमारा हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल एंड इसका न्यूमेरिकल्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ रहा है, आप सॉल्व कर पा रहे हैं, देन वेल एंड गुड। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
तो मैं 3-4 तरह के न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करा दूंगी, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। हार्डी वीनबर्ग में बस इतना ही था। नेक्स्ट आई गेस वी विल आइदर स्टार्ट विथ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन या फिर स्पीसिएशन। इसका आप नोट्स बनाइए, पढ़िए, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए।